नमस्कार। हमारे विशेष प्रोग्राम पर्यटन उद्योग में आपका स्वागत है। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भारत का एक प्रमुख राज्य है। यहाँ की गौरवशाली विरासत, रंग बिरंगी संस्कृति, वैभवशाली किले, मनोरम झीलें, विशाल रेगिस्तान, पारंपरिक स्वादिष्ट खाना, खूबसूरत स्मारक व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकार ने पर्यटन इकाई पॉलिसी 2015 लागू की है। दोस्तों, आखिर क्या है पर्यटन इकाई पॉलिसी? इसमें सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं व छूट दी गई है को बताने के लिए आज के खास मेहमान श्री विष्णु गोयल, जो प्रॉपर्टी गार्जियन स्टार्टअप के फाउंडर हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रॉपर्टी गार्जियन राजस्थान का भरोसेमंद नाम है जो आपकी प्रॉपर्टी को सेफ्टी और सिक्योरिटी की सुविधा प्रदान करता है। विष्णु गोयल जी CII, 40, लॉयंस क्लब, जय क्लब व अनेक सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। विष्णु गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पर्यटन इकाई पॉलिसी क्या है। पर्यटन इकाई पॉलिसी को बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान आज हर क्षेत्र, चाहे वह औद्योगिक है, कृषि है, शिक्षा है, पर्यटन है, सभी में तेजी से प्रगति कर रहा है। जी। पर्यटन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उद्योग बनता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे ने पर्यटन इकाई पॉलिसी 2015 जारी की है, जिसमें निवेशकों को अनेक प्रकार की रियायतें, बहुत सारी सुविधाएं व नए अवसर प्रदान किए गए हैं। पर्यटन इकाई पॉलिसी को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि पर्यटन इकाई क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पर्यटन इकाई से मतलब केवल होटल ही नहीं है, बल्कि इसके साथ इसमें रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, मोटल, हेरिटेज होटल, हेल्थ रिजॉर्ट, योगा व मेडिटेशन सेंटर, गोल्फ कोर्स शामिल है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कैंपिंग साइट, एम्यूजमेंट पार्क, एनिमल सफारी पार्क, कन्वेंशन सेंटर, रोपवे, टूरिस्ट लग्जरी कोच, क्रूज, ये सभी भी पर्यटन इकाई में शामिल है। यदि कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट लगाता है तो उसे पर्यटन इकाई माना जाता है। यह आपने बहुत अच्छा बताया कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर्यटन इकाई में शामिल हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यदि उनके पास स्वयं की जमीन है, वह पर्यटन इकाई लगाना वो चाहते हैं, तो उन्हें क्या-क्या छूट व सुविधाएं दी गई हैं? यदि आपके पास किसी भी प्रकार की भूमि है, वह भूमि कृषि हो सकती है, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक हो सकती है, और आप उस पर पर्यटन इकाई लगाना चाहते हैं जी। तो सबसे पहले आपको भूमि का पर्यटन इकाई हेतु सपरिवर्तन कन्वर्जन कराना होगा। इस पॉलिसी में भू रूपांतरण शुल्क में 100% की छूट है, अर्थात आपको कोई भू रूपांतरण शुल्क जमा नहीं कराना है। एक जी भू रूपांतरण शुल्क अलग अलग एरिया में लाखों के हिसाब से बनता है। दूसरा मुख्य लाभ है विकास शुल्क में 100% की रिबेट। भू रूपांतरण करवाते समय सरकारी विभाग द्वारा 100 से 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से विकास शुल्क लिया जाता है जी। परंतु पर्यटन इकाई के लिए निःशुल्क है, अर्थात आपको संपूर्ण माफ है। इस पॉलिसी का एक और आकर्षक लाभ है लीज मनी। पर्यटन इकाई हेतु लीज मनी संस्थानिक दर से ली जाती है, जो कि सबसे कम है। और एक खास बात यह है कि यदि आपका प्रोजेक्ट ग्रामीण में है तो आपको कोई लीज मनी जमा नहीं करानी है। इसके अलावा पॉलिसी में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि आपको डबल FAR फ्लोर एरिया रेशो दिया जाएगा एवं ड्यूटी टैक्स में भी अनेक प्रकार की रियायतें दी गई है। वाह, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। अब हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि भू रूपांतरण में कितना समय लगता है? इस पॉलिसी की USP ही है टाइम बाउंडेशन। टाइम बाउंडेशन भू रूपांतरण, टाइम बाउंडेशन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, टाइम बाउंडेशन प्रोजेक्ट अप्रूवल। इस पॉलिसी में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि आपने सभी डॉक्यूमेंट सहित आवेदन किया है तो आपको 60 वर्किंग डेज में भू रूपांतरण आदेश जारी कर दिया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में
यह लिमिट केवल 45 दिन की है। Wow, that's great. यदि इस अवधि में रूपांतरण आदेश जारी नहीं हुए है तो उसे डीम्ड रूपांतरण मान लिया जाएगा। इसी प्रकार 60 वर्किंग डेज में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल करना होगा। यदि 60 डेज में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल नहीं होता है तो उसे भी डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। विष्णु जी, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि सरकार द्वारा कार्य समय पर किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने पर्यटन इकाई के लिए भूमि रूपांतरण कर लिया है तो अपना प्रोजेक्ट कितने समय में उसे पूरा कर लेना चाहिए? सरकार चाहती है कि आप अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा करें। जी। इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि यदि आपका प्रोजेक्ट 200 से अधिक कमरों का है तो आपको 4 साल में, वह 200 से कम होने पर 3 साल में आपको अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। इस अवधि को 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। विष्णु जी, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वो राजस्थान में अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उनके लिए इस पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान है, वह कैसे अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं? आपने सही पूछा। यदि आपके पास जमीन नहीं है और आप राजस्थान में पर्यटन इकाई लगाना चाहते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार द्वारा लैंड बैंक बनाया गया है जिसमें सरकारी जमीन को आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आवंटन करवा सकते हैं। इसका प्रोसेस यह है कि आपके द्वारा आवेदन करने पर संबंधित विभाग द्वारा लोक सूचना जारी की जाएगी और नीलामी के जरिए आवंटन किया जाएगा। यदि नीलामी में केवल एक ही आवेदक आता है तो भी उसे डीएलसी रेट पर जमीन का आवंटन कर दिया जाएगा। आवंटित भूमि 30 वर्षों तक केवल पर्यटन इकाई हेतु ही प्रयोग में ली जा सकती है। आप इसको अन्य किसी उपयोग में नहीं ले सकते। विष्णु जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने बिना रूपांतरण किए पर्यटन इकाई को लगा लिया है और संचालित कर रहा है तो उसके लिए कितनी पॉलिसी में क्या प्रावधान दिए गए हैं? यदि आपने बिना आवश्यक स्वीकृति के पर्यटन इकाई शुरू कर दी है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। उसे रूपांतरण नियमों के अंतर्गत नियमन शुल्क का 25% लेकर नियमन करने के प्रावधान पॉलिसी में किए गए हैं। जी विष्णु जी, राजस्थान में बहुत सारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज उपलब्ध हैं। यदि कोई व्यक्ति उनमें पर्यटन इकाई चला रहा है या चलाना चाहता है तो उसके लिए इस पॉलिसी में क्या प्रावधान दिए गए हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हेरिटेज प्रॉपर्टी क्या है। जी। हेरिटेज प्रॉपर्टी उसी को माना जाएगा जो 1 जनवरी 1950 से पहले की बनी हुई है। जी। इस पॉलिसी में हेरिटेज प्रॉपर्टी को रूपांतरण शुल्क, विकास शुल्क में 100% की छूट है। इसके अतिरिक्त हेरिटेज प्रॉपर्टी को अन्य छूट भी दी गई है, जैसे न्यूनतम रोड चौड़ाई में छूट, पार्किंग में छूट, यूडी टैक्स में छूट, बीएसयूपी चार्जेज में छूट। हेरिटेज प्रॉपर्टी को अपनी जगह का 10% या 1000 वर्ग मीटर जो भी कम है का वाणिज्यिक उपयोग बिना किसी चार्जेज के भूमि सह परिवर्तन कराकर उपयोग कर सकते हैं। विष्णु जी, आपने पर्यटन इकाई पॉलिसी के इतने महत्वपूर्ण प्रावधानों को सरल एवं स्पष्ट रूप से हमें बताया है एवं हमारे दर्शकों को बताया है, जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी भी रहेंगे। अब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम 2014 में पर्यटन इकाई को क्या क्या छूट दी गई है? मैं ये बताना चाहता हूँ, राजस्थान में जो पर्यटन इकाई लगाना चाहते हैं उन्हें इस पॉलिसी की सभी सुविधाओं के साथ साथ राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2014 के सभी वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। जी। मैं आपको उन लाभों के बारे में बताना चाहता हूं। पर्यटन इकाई को स्टाम्प ड्यूटी में 75% तक की छूट दी जाएगी। जी। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी व एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी के रूप में 60% तक का वेट 7 वर्ष तक रिफंड किया जाएगा। जी। लग्जरी टैक्स में 100% की छूट एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 25% की छूट 7 साल के लिए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त लैंड टैक्स व एंटरटेनमेंट टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। पर्यटन इकाई के लिए आपने कैपिटल गुड्स जैसे एसी, डीजी सेट, फर्नीचर खरीदा है और उस पर आपने वेट चुकाया है
तो वह 25% वेट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जी विष्णु जी, ये बताइए कि पर्यटन इकाई हेतु स्किल डेवलपमेंट में क्या प्रावधान है और इस पॉलिसी में और क्या क्या प्रावधान है जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आपकी पर्यटन इकाई अप्रूव्ड है तो वह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में राज्य के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कार्य करने के लिए अधिकृत है। जी। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं और रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान भी 221 MOU साइन हुए हैं, जिससे राज्य में 10,000 करोड़ का निवेश और 40,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और इन सब MOU की प्रोग्रेस हो रही है। भारत के साथ साथ राजस्थान भी बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। यही सही समय है राज्य में पर्यटन इकाई लगाने का। ये सब कुछ संभव हुआ है इस नई पॉलिसी के कारण ही इतने सारे MOU साइन हुए हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, यदि आपका प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए से अधिक है या आपके प्रोजेक्ट से 500 लोगों को रोजगार मिलता है तो राज्य सरकार द्वारा आपको कस्टमाइज पैकेज दिया जाएगा। कस्टमाइज पैकेज मतलब गवर्नमेंट आपकी हर संभव सहायता करेगी, आपको जो फैसिलिटी चाहिए वो दी जाएगी। जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जुनून इतना है इन पैरों में भरा, फिर क्यों रहूं मैं दर दर खड़ा, क्योंकि जिंदगी में बढ़ते रहना ही हमारा काम है। बहुत खूब विष्णु जी, बहुत सही आपने कहा। थैंक यू सो मच, आप हमारे कार्यक्रम में आए। फिर से मिलेंगे हम सर से, विष्णु जी से, और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे अगले सप्ताह इसी चैनल पे इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद।